नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज कैन चेंज थिंकिंग पे। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट का पीवाईक्यू सेट कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट का। हमने 2022 से करना स्टार्ट किया है और आज हम लोग करने जा रहे हैं 2018 दिसंबर वाला सेट करने जा रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये जो नेट का पेपर का सेट है ये उन बच्चों के लिए भी उपयोगी है जो यूपी टेट, केबीएस और टीजीटी, पीजीटी, एस टेट वगैरह पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि सिलेबस लगभग सेम सेम होता है। यूजीसी के सिलेबस में जो है वो उनके सिलेबस में भी है कुछ हद तक। तो पेपर में जैसे यूजीसी के पेपर में जो क्वेश्चन आते होते हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन टीजीटी के पेपर में, पीजीटी के पेपर में, एसटेट के पेपर में पूछा जाता है। तो अगर आप इसमें से भी कोई पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको देखना चाहिए। और जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर के कम से कम पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन सेट अच्छे से तैयार कर ले। ठीक है, इसीलिए मैं पीवाईक्यू सेट करा रही हूँ। 2022 से हमने स्टार्ट किया है, आज हम लोग करने जा रहे हैं दिसंबर 2018 वाला सेट हिंदी सब्जेक्ट में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने ये जो क्वेश्चन सेट है हमने यूजीसी के वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने 51 नंबर कि इसमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो हम सबको पता है कि जो छत्तीसगढ़ी है ये किस में नहीं आती? बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। पेन ले लेते, 1 मिनट, बस थोड़ा सा समय दे दें। ओके, तो जो छत्तीसगढ़ी है ये किस में आता है? ये पूर्वी हिंदी में आता है ना। बिहारी हिंदी में कौन कौन आता है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब अपभ्रंश को 3 भागों में बांटा गया है, शौर श्रेणी, अर्धमागधी और मागधी। शौर श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। और अर्धमागधी से क्या निकला? पूर्वी हिंदी, है ना। और मागधी से क्या निकला? बिहारी हिंदी। तो जो पश्चिमी हिंदी है शौर श्रेणी से निकला है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी। और जो राजस्थानी है, राजस्थानी की जो बोलियां है वो है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। खस या पहाड़ी हिंदी से जो निकला है वो है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। और अर्धमागधी से निकला पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। और मागधी मागधी से निकला बिहारी। और बिहारी की जो बोलियां है वो है भोजपुरी, मगही और मैथिली। रिवाइज हो गया एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर ये है। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। उपयुक्त तो विचार किस विद्वान का है? संस्कृत का कोई भी शब्द तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। किसका है? रामविलास शर्मा जी का, है ना। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। और सुनीत कुमार चटर्जी का हम लोग जान लेते हैं। सुनीत कुमार चटर्जी कहते हैं कि काल्पनिक सिद्धांत अनुसार संस्कृत तथा वैदिक में देशी व विदेशी का शब्द था ही नहीं। काल्पनिक सिद्धांत अनुसार संस्कृत वैदिक में देशी विदेशी का शब्द था ही नहीं। ये किसका कोटेशन है? सुनीत कुमार चटर्जी का। ठीक, 52 हो गया और 53 की तरफ जाते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं में कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। यहाँ किसका कथन है? सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 की तरफ जाते हैं।
54 नंबर क्वेश्चन ये है। तो चलिए कि अरे नव जोवन अभिरामा जत देखत तत कहिए ना पारियो छव अनुपम एक ठामा। उक्त पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? तो उक्त पंक्ति में कवि रूप वर्णन करने में असमर्थ है। रूप वर्णन करने में कवि असमर्थ है। जो पंक्ति है किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है विद्यापति जी की। इस पंक्ति में विद्यापति जी कहते हैं कि नायिका का नक्शिक वर्णन करने का प्रयास कर रहा है। वह कहता है कि आह नायिका यह कैसा मोह नव यौवन है, ऐसा रूप की देखता हुआ भी नहीं कहा जा सकता, यह चकित करने वाला है। ऐसे 6 अनूठे पदार्थ एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे हो गए हैं। ठीक, तो ये विद्यापति जी का है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में जाना है। 55 ओके 55 नंबर क्वेश्चन। रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्ति में गगन गुफा का क्या अभिप्राय है? उक्त पंक्ति में गगन गुफा का क्या अभिप्राय है? तो उक्त पंक्ति में गगन गुफा का सहस्त्र चक्र है। क्या है? सहस्त्र चक्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 की तरफ जाते हैं। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण क्या है? हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण क्या है? लोकहित रक्षक, लोक निरपेक्षक, आत्मनिष्ठ, जीवन सापेक्ष। तो क्या है? लोक निरपेक्ष। राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है। हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक, हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास है। और इसमें राधा कृष्ण को लोक निरपेक्ष माना गया है, भगवान नहीं माना गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन। हरि अनंत हरि कथा अनंत कही सुनी बहुविध सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई? हरि अनंत हरि कथा अनंत कही सुनी बहुविध संता। यहाँ जो कथन है यहाँ शिव से कहलवाई गई। किससे कहलवाई गई? शिव से कहलवाई गई। रामचरितमानस में रामकथा के प्रसंग में शिव जी पार्वती जी को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंत कही सुनी बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुनहाए कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो वो है चिंतामणि। चिंतामणि जी ने सतसई की रचना नहीं की है। मतीराम और राम सहाय, अमीरदास, बिहारी, रहीम, वृंद, भूपति, चंदन, रसनिधि इत्यादि कवियों ने सतसई की रचना की है। और एक बार बता देती हूँ, मतीराम, राम सहाय, अमीरदास, बिहारी, सतसई, वृंद, भूपति, चंदन, रसनिधि इत्यादि कवियों ने सतसई की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ी है? मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हु को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ावे गो, वाका नरिप अलीजा महाराजा कवो, साजी दल पकड़ी फिरंगिन दबावे गो, दिल्ली दहपट्टी पटना हूँ को झटपट करी, कभू लता कलकत्ता को अड़ावे गो। तो ये जो पंक्ति है पद्माकर जी ने किस राजा के दरबार में पढ़ के सुनाई है? तो ये बताना है जगतपति, अनूप, दौलत और रघुराव। तो किसके दरबार में पढ़ के सुनाया? दौलत राव सिंधिया।
दौलत राव सिंधिया के दरबार में पढ़ के सुनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? तो गया प्रसाद शुक्ल की रचना नहीं है। प्रेम 25 उनकी रचना है। कुसुम मंजरी गया प्रसाद जी की है। कृषक क्रंदन गया प्रसाद जी के। स्वप्न गया प्रसाद की रचना नहीं है। ठीक, स्वप्न किसकी रचना है? स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। स्वप्न, पथिक, मिलन, मानसी, कविता कौमुदनी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। प्रेम 25, कुसुम मंजरी, कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल जी की रचना है। आप लोग नोट भी रख सकते हैं कॉपी में, ताकि रिवीजन करने से याद हो जाए। 61 नंबर, प्रेम शतक के रचनाकार है। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? प्रेम शतक के रचनाकार है वियोगी हरि। प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि है। वियोगी हरि की और रचनाएं प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेम मांजलि, असहयोग वीणा, वीर सतसई। प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, असहयोग वीणा, वीर सतसई। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचनाएं कुछ बताते हैं। हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक और दुलारे लाल भार्गव, इनकी रचना दुलारे दोहावली है। अंबिका दत्त व्यास, इनकी रचना है पावस पचासा सुकवि सतसई। पावस पचासा सुकवि सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता है। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता है तो वो कौन है? ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ऋतु संहार के रचयिता हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र लिखा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सी है? मुरारी और नरसिंह के प्रेम प्रसंग पर आधारित उपन्यास कौन सी है? तो वो है चंद हसीनों के खतून। चंद हसीनों के खतून। मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित है चंद हसीनों के खतून। इसके अन्य पात्र के नाम भी बता देती हूँ। अली हुसैन, इनके और एक पात्र कौन है? अली हुसैन। और नरसिंह को एन के नाम से भी जाना जाता था। नरसिंह को एन के नाम से भी जाना जाता था। और इसके लेखक कौन है? चंद हसीनों के खतून के लेखक पांडे वेचन शर्मा उग्र। चंद हसीनों के खतून के लेखक है पांडे वेचन शर्मा उग्र। आदर्श दंपति। आदर्श दंपति के लेखक कौन है? लज्जाराम मेहता। आदर्श दंपति के लेखक लज्जाराम मेहता। पाप और पुण्य के लेखक कौन है? पाप और पुण्य के लेखक हैं प्रफुल्ल चंद ओझा। कौन है? प्रफुल्ल चंद ओझा पाप और पुण्य के लेखक है। सत्याग्रह के लेखक है ऋषि भट्टाचार्य जैन। ऋषि भरचरण जैन। भट्टाचार्य नहीं, भरचरण जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, तपेदिक के मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तो तपेदिक के मरीज मन्नो की कथा बादलों के घेरे में चित्रित है। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा बादलों के घेरे में चित्रित है। और बादलों को घेरे में और कौन है मन्नो के साथ? और अन्य पात्र है रवि।
और इस कहानी के लेखक है, बादलों के घेरे कहानी के लेखक है कृष्णा सोवती। कौन है? कृष्णा सोवती। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। अनुभूति के द्वंद ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? तो यह पंक्ति किससे है? भाव मनोहर। किस? भाव मनोविकार। किससे है? भाव मनोविकार से है कि अनुभूति के द्वंद ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। यह पंक्ति है भाव या मनोविकार से। भाव या मनोविकार किसकी कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। उत्साह किसकी कृति है? उत्साह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। इसका पंक्ति बता देते हैं, इंपॉर्टेंट। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान करने के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनाई दिखाई देता है। तो ये पंक्ति है उत्साह से लिया गया है। कौन से निबंध से? उत्साह निबंध से लिया गया है। रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक। करुणा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भक्ति, श्रद्धा भक्ति भी आचार्य शुक्ल जी का है। करुणा की पंक्ति बता देती हूँ। करुणा संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति है। ये जो पंक्ति है करुणा से लिया गया है। करुणा की प्रसिद्ध पंक्ति है जो कि पूछा जाता है पेपर में। श्रद्धा भक्ति की भी इंपॉर्टेंट पंक्ति बता देती हूँ कि सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि यह सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो, या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। ठीक। तो ये सारे जो रचनाएं निबंध है सारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध है और इनकी इंपॉर्टेंट पंक्तियों को भी याद रखना बहुत जरूरी है। पेपर में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। 65 हो गया है। 66 नंबर। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो यह संवाद है लहरों के राजहंस से। लहरों के राजहंस का है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उनका अपकर्षण पुरुष को क्या बना देता है? गौतम बुद्ध बना देता है। इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। लहरों के राजहंस से लिया गया है और ये लहरों का राजहंस मोहन राकेश जी की रचना है। किसका? मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन भी मोहन राकेश की रचना। आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना। पैर तले की जमीन मोहन राकेश की रचना। इंपॉर्टेंट संवाद बता देती हूँ आषाढ़ के एक दिन का। मैं पूछती हूँ भावना में भाव का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकता किस तरह पूरी होती है? आषाढ़ के एक दिन की पंक्ति है। ठीक। आधे अधूरे की पंक्ति बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट। रबड़ स्टैंप के माने क्या होता है? एक अधिकार, एक तरुबा, एक इज्जत, यही ना। ये किसका है? आधे अधूरे का है। और जमीन तले पैर, वहाँ का भी कोई इलाज नहीं, वहम का भी कोई इलाज नहीं। क्या है इसका इंपॉर्टेंट पंक्ति? वहम का भी कोई इलाज नहीं। ये पंक्ति किसकी है? पैरों तले की जमीन। पैरों तले की जमीन नाटक से है। पैरों तले की जमीन नाटक किसका है? मोहन राकेश जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन। बट वृक्ष की छाया में किस लेखक किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? तो वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर
बट वृक्ष की छाया में लेखक किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? अमृतलाल नागर की। ठीक, किसकी? अमृतलाल नागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। राही मासूम रजा के द्वारा उपन्यास नहीं है। राही मासूम रजा के द्वारा उपन्यास नहीं है तो क्या है ये? समर शेष है। क्या है? समर शेष है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समर शेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। उक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। क्या कथन है एक बार फिर बता देती हूँ। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन बता देती हूँ कि यहाँ उत्तर भारत में साधारण जनता के भीतर जो धर्म भावना वर्तमान थी या विद्वान थी उसने शास्त्र की उंगली पकड़कर अपने को शक्तिशाली रूप में प्रकट किया। ठीक, ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कथन। 70 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पश्चिमी विचारक 20वीं शताब्दी में मौजूद नहीं थे? निम्न में से कौन से विचारक 20वीं शताब्दी में मौजूद नहीं थे पूछा गया है। तो इसमें से कौन मौजूद नहीं थे? सैमुअल टेलर कॉलरिज मौजूद नहीं थे। और मिट क्यों नहीं रहा है? सैमुअल टेलर कॉलरिज मौजूद नहीं थे। हम सबका सन जानेंगे कि किस समय किसकी जन्म समय जानेंगे। नहीं मिट रहा है। आई एच रिचर्ड का समय है 1893 से 1893 से 1979। 1893 से 1979 यानी कि 20वीं शताब्दी के है ना। सैमुअल टेलर कॉलरिज का समय है 1772 से 1834। 1772 से 1834 तो ये कब के हो गए? 19वीं शताब्दी के हो गए। क्रोचे का समय है 1866 से 1952। 1816 टू 1952। 1952 मतलब ये भी 20वीं शताब्दी के हो गए। सिगमंड फ्रायड जी है 1865 से 1939। 1865 टू 1939 ये भी 20वीं शताब्दी के हैं। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है ये 20वीं शताब्दी के नहीं है, ये 19वीं शताब्दी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है। तननाम बुननाम तज्जो कबीर रामम नामम लिखी लियो शरीर। मुसी मुसी रोवे कबीर की माई ये वारिक कैसे जीवही दुखाई। उक्त पंक्ति में मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? मुसी मुसी का भावार्थ है मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना। धार धार कर नहीं होगा, किसी का गुण कथन करना नहीं होगा। 1 और 2 कहाँ है? 3 नंबर में है तो 3 नंबर। 71 हो गया। 72 नंबर। 72 नंबर
यंत्री का लड़बड़ा, जीवा का फुहड़ा, कांच का तजी मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा नहीं होगा, महासुखवादी नहीं होगा। एक और दो कहाँ है? डी नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73। श्याम विनोदी रे मधुवनिया, अब हरि गोकुल काहे को आही, चाहत नौ यौवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते? श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो श्री कृष्ण छैला हो गए और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। 3 या 4 नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। 74 नंबर। यो ही मन मेरो, मेरे काम को न रहियो भाई, श्याम रंग हवे करी समाइनो श्याम रंग में। उक्त पंक्ति में कोई गोपी या भक्त कहना चाहता है श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा मन काला हो गया है, मेरा रंग पहले से काला है, श्री कृष्ण के रंग में मिल सा गया है, श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। तो क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया। 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 4 ए में दिया है, तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा। 75। रीतिकालीन आचार्य की 3 श्रेणियां। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य, कवि शिक्षक। उद्भाव आचार्य और व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणी है, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक। उद्भाव आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक। ठीक, ये तीनों हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। सेवेंटी नंबर। रास पंचाध्याय के प्रमुख विशेषता है। रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता है, यह रोला छंद में लिखा गया है। इसमें श्री कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसादयुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दुरारूढ़ काल्पनिकता दिखाई गई है। तो रास पंचाध्याय में यहाँ रोला छंद में लिखा गया है, कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसादिक साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हो जाएगा 2 नंबर। ठीक, 77 नंबर क्वेश्चन। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित इसमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताना है। उन्होंने विट्ठल नाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत कथा के पदों में गाया। उन्होंने मतलब सूरदास ने, उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कही। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में लिखा। उनके पद अत्यंत प्रलभ और काव्यपूर्ण है। तो कौन सा हो जाएगा? उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कही, ये हो जाएगा।
और उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में लिखा, 3 भी हो जाएगा। और उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये 3 नंबर हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य क्या क्या विशेषता है बताना है। इसमें नगर की संकुचित वर्णन किया गया है। दूसरा नंबर, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्री को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। तो क्या हो जाएगा, रहीम की कविता नगर शोभा की विशेषताएं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। और इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, हो जाएगा। और ये स्त्रियां अपना उत्पाद स्वयं बेचने का काम करती है, ये भी बताया गया है। स्त्रियों के उत्कृष्ट कोटि को नहीं बताया गया है नगर शोभा में। ठीक, तो पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा ए नंबर में है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रमाणित है। रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रमाणित है। तो रीति काव्य की प्रमुख विशेषता रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रमाणित है, बिल्कुल सही। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। इसमें चमत्कारिक वर्ण और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक हुई है, ये गलत है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो रीतिकालीन वीर काव्य की विशेषताएं हैं तीनों, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, तो ये है डी नंबर पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सही है। कौन कौन सा युग्म सही है बताना है। विष्णुप्रिया खंड काव्य, विष्णुप्रिया खंड काव्य बिल्कुल सही है। सिद्ध राज खंड काव्य, तो सिद्ध राज खंड काव्य है, ये भी सही है। सिद्ध राज खंड काव्य भी सही है। साकेत महाकाव्य, साकेत महाकाव्य ये भी सही है। साकेत क्या है, महाकाव्य है। और जय भारत मुक्त काव्य गलत है। जय भारत क्या है, प्रबंध काव्य है। जय भारत क्या है, प्रबंध काव्य है, तो ये गलत दिया है। यहाँ पे क्या होगा, प्रबंध काव्य होगा। जय भारत प्रबंध काव्य है। विष्णुप्रिय ए नंबर, विष्णुप्रिय मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बी नंबर, सिद्धराज भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और जय भारत भी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। विष्णुप्रिय खंड काव्य है, सिद्धराज भी खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है, जय भारत प्रबंध काव्य है। तो इसमें से कौन कौन सा एक में सही है पूछा गया। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, सी नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है। किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी जी से है। सिपाही आद्र, दैनिकी पुष्प की अभिलाषा, तो किसका है, सिपाही का है। और
पुष्प की अभिलाषा, सिपाही और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल की कविता है। ठीक। आद्र जो है, आद्र ये किसका है? आद्र बुद्धिनाथ का रचना है और दैनिक सियाराम शरण जी का। दैनिक किसका है? सियाराम शरण जी का रचना है। आद्र बुद्धिनाथ का, दैनिक सियाराम शरण जी का रचना है। पहला और चौथा हो जाएगा सही आंसर, ये हो जाएगा बी नंबर, पहला और चौथा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 82 नंबर। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा? सुमित्रा नंदन के किन कृतियों पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा? तो सौवर्ण और रजत शिखर, सौवर्ण और रजत शिखर पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा। ठीक। सौवर्ण रजत शिखर, दूसरा और तीसरा, ये हो जाएगा सी नंबर। सौवर्ण रजत शिखर पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है वे दिन है, रुकोगी नहीं राधिका भी है, और सात नदियों का समुंदर भी है। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, सात नदियाँ एक समुंदर। ये तीनों क्या है? विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। पहला, दूसरा और तीसरा, बी नंबर में है, बी आंसर हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वे दिन 1964 ईस्वी की रचना है। वे दिन 1964 ईस्वी की रचना है और उपन्यासकार है निर्मल वर्मा। 1964 का है, उपन्यासकार है निर्मल वर्मा। ठीक। रुकोगी नहीं राधिका ये 1967 की, 1967 की रचना है। 1967 की रचना है। उषा प्रेमबदा रचनाकार है। उपन्यासकार कौन है? उषा प्रेमबदा। सात नदियाँ एक समंदर 1984 ईस्वी की है और इसके उपन्यासकार है नासिरा शर्मा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है झूठा सच। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित है। तमस भी देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित है। कितने पाकिस्तान? छोटे छोटे महायुद्ध नहीं है, तो पहला और दूसरा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। झूठा सच 1958 की रचना है। झूठा सच 1958 की रचना है। तमस 1973 की रचना है। ठीक। झूठा सच 1958 की रचना, यशपाल जी की रचना है। किसकी रचना है झूठा सच? यशपाल जी की रचना है झूठा सच। तमस विश्व साहनी की रचना है, 1973 की रचना है। तमस 1973 की रचना है, विश्व साहनी जी की रचना है। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी की रचना है। कब की रचना है? 2000 ईस्वी की रचना है और कमलेश्वर जी की रचना है। कमलेश्वर जी की रचना है कितने पाकिस्तान, 2000 ईस्वी की रचना है और इसका प्रसंग विषय है हिंदू मुस्लिम की पुराने नैतिक आदर्श और आधुनिक व्यावहारिक मूल्य पर आधारित। ठीक। छोटे छोटे महायुद्ध रमाकांत जी की रचना है 1977 की।
छोटे छोटे महायुद्ध रमाकांत जी की रचना है 1977 की, और इसका विषय है राजनीतिक भ्रष्टाचार। इसका विषय है राजनीतिक भ्रष्टाचार। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 85 नंबर, ज्ञानेंद्र की कहानियों के पात्र हैं। ज्ञानेंद्र के कहानियों के पात्र कौन कौन है? तो ज्ञानेंद्र के कहानी के पात्र हैं शमशेर, जुलेखा और वेंजेलियो। क्या है? वेंजेलियो। ईश्वरचंद्र नहीं है। तो जो शमशेर और जुलेखा है, ये ज्ञानेंद्र की कहानी फांसी के पात्र है। ये दोनों फांसी के पात्र है। ज्ञानेंद्र की रचना फांसी के पात्र है। और वेजिलो, वेजिलो किसके पात्र है? ज्ञानेंद्र जी की कहानी स्पर्धा के पात्र है। वेजिलो ज्ञानेंद्र जी की कहानी स्पर्धा के पात्र है। शमशेर और जुकेलो फांसी के पात्र है। और ईश्वरचंद्र, ईश्वरचंद्र प्रेमचंद जी के कहानी के पात्र है। कौन सी कहानी के? मृत्यु के पीछे। ईश्वरचंद्र प्रेमचंद जी की कहानी मृत्यु के पीछे के पात्र है। ठीक, तो हमसे ज्ञानेंद्र जी का पूछा गया, तो कौन कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा, ये नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर, हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई जी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? आओ बैठ ले कुछ देर, सदाचार का तावीज। सदाचार का तावीज हरिशंकर परसाई जी का है। तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे भी हरिशंकर परसाई का है। आवारा भीर के खतरे, आवारा भीर के खतरे भी किसके हैं? हरिशंकर परसाई का है। सदाचार का तावीज ये कब का है? 1967 का है। सदाचार का तावीज कब का है? 1967 का है, हरिशंकर जी का है। तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे 1986 का है, 1986 का है हरिशंकर जी का। आवारा भीड़ के खतरे, आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर जी का है, और कब का है? 1998, 1998 का है। ठीक, और फिर से लाइन हो गया। आओ बैठ ले कुछ देर, आओ बैठ ले कुछ देर, ये किसकी रचना है? श्री लाल शुक्ल का निबंध संग्रह है। आओ बैठे कुछ देर, कुछ देर श्री लाल शुक्ल का निबंध संग्रह है। इसका समय है 1995। तो हमसे हरिशंकर परसाई जी का पूछा गया, तो 3 हो जाएगा। सदाचार का तावीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ है? दूसरा, तीसरा, चौथा डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे किसका है? हरिशंकर परसाई जी का है, हरिशंकर परसाई जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, निम्न में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में वो नहीं दिया है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। निम्न में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल की रचना नहीं है? तो इसमें अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है, और राम की लड़ाई, जो राम की लड़ाई है, ये भी लक्ष्मी नारायण जी की रचना है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो ये दोनों, दूसरा और तीसरा लक्ष्मी नारायण जी का नहीं है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया है 2 और 3, इसलिए गलत है थोड़ा सा। फिर भी हम इससे जानकारी ले सकते हैं इस क्वेश्चन से। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण जी की रचना है 1955 की। कब की है? अंधा कुआं 1955 की रचना है लक्ष्मी नारायण जी का। ठीक, राम की लड़ाई
राम की लड़ाई भी लक्ष्मी नारायण लाल जी का है और ये है 1979 1979 का रचना है। ठीक। अरे 2 नंबर, अरे मायावी सरोवर। अरे मायावी सरोवर किसकी रचना है? शंकर शेष की रचना है। अरे मायावी सरोवर शंकर शेष की रचना है और इसका समय है 1980 का। अरे मायावी सरोवर शंकर शेष जी की रचना है, समय है 1980। सिंहासन खाली है। सिंहासन खाली है किसकी रचना है? तो जो सिंहासन खाली है ये सुशील कुमार सिंह का है। सिंहासन खाली है सुशील कुमार सिंह जी की रचना है, इसका समय है 1974। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी है, इसमें से कौन कौन सी आत्मकथा है बताना है। तिरस्कृत, तिरस्कृत आत्मकथा है। दलित आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग भी आत्मकथा है। बसंत से पतझड़ तक, बसंत से पतझड़ तक भी क्या है? नहीं, बसंत से पतझड़ तक आत्मकथा नहीं है, ये क्या है? व्यंग है, व्यंग रचना है। सहचर है समय, सहचर है समय आत्मकथा है। तिरस्कार, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय, ये तीनों आत्मकथा है। समय जान लेते हैं। तिरस्कार, तिरस्कार किसका है? सूरजपाल चौहान जी का है रचना। तिरस्कार सूरजपाल चौहान जी की रचना है। और अपनी धरती अपने लोग ये है रामविलास शर्मा जी का। अपनी धरती अपने लोग हैं रामविलास शर्मा जी का। सहचार है समय, सहचार है समय ये है रामदरस मिश्र का। सहचर है समय रामदरस मिश्र की है। बसंत से पतझड़ है, पतझड़ तक ये व्यंग रचना है और इसके रचनाकार है रविंद्रनाथ त्यागी। बसंत से पतझड़ तक व्यंग रचना है और ये है बसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी की रचना। पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा इसका आंसर। पहला, दूसरा और चौथा बी नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं आता है समझ में, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने से क्या होता है कि बच्चे ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चैटिंग करते हैं। ऐसे ऑफलाइन पढ़ा के वीडियो डालने से जिस बच्चे को जब समय मिलता है, जिस भी व्यक्ति को देखना होता है तो वो अपने टाइम निकाल के वीडियो को देख सकता है और बच्चे आपस में ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते, बस पढ़ाई होती है। और लाइव पढ़ाने से ऐसे चैट करते हैं, फिर उनका रिप्लाई करो, फिर बच्चे बातें करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मुझे लगता है ऐसे पढ़ाना ज़्यादा सही होता है। आप बताना मुझे कमेंट करें कि कैसे पढ़ाना ज़्यादा सही होता है, आप लोगों को कैसा ज़्यादा सही लगता है, लाइव पढ़ाना या रिकॉर्डेड वीडियो। रिकॉर्डेड वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं होता है, लगातार लगातार क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, लेकिन लाइव पढ़ाने से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज होता है। आप अपनी राय बताना कि कैसे पढ़ाने से ज़्यादा सही होता है। हो गया था 89 नंबर। निम्न में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? निम्न में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? व्यक्ति चेतना, यथार्थ चेतना, व्यक्ति चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद। तो इसमें से व्यक्ति चेतना और एकेश्वरवाद, व्यक्ति चेतना और एकेश्वरवाद प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, हमसे नहीं है पूछा गया है। तो व्यक्ति चेतना और एकेश्वरवाद प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। ठीक, नहीं है हमसे पूछा गया, लेकिन यथार्थ चेतना और इतिहास बोध प्रगतिवादी चेतना है। यथार्थ चेतना, इतिहास बोध प्रगतिवादी चेतना है, तो हमसे नहीं है पूछा गया, तो पहला और चौथा आंसर हो जाएगा ए नंबर, पहला और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घ
दृघ ऊर्जत टूटत कुटुम जूरत चतुर चित प्रीति परति गाठी दूरज हिये दई नई यह रीति। उक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? उक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रिय प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इससे असंगत अलंकार है। इसमें असंगत अलंकार है। इसमें विभाजन अलंकार है, यह गलत है। तो इस जो दो लाइन बताया गया, दो पंक्ति है, इसमें प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है और इसमें असंगत अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा डी नंबर पे है। हम 91 पे जा रहे हैं। हम आज इस वीडियो में 50 क्वेश्चन 50 से स्टार्ट किए थे। हम लोग 51 से स्टार्ट किए थे, 100 तक करेंगे तो 50 क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी का जो 50 बचेगा वो अगले वीडियो में इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगी, उसमें लाऊंगी। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लंबा। 50-50 करके इसको बांट देंगे, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन और अगले वीडियो में फिर 50 क्वेश्चन करा दूंगी। 91 ए नहीं हुआ है ना। कालक्रम थोड़ा मैनेज कर लेना, ये मेरे से मिट नहीं रहा है। मैंने भी ट्राई किया था तो मैं बता दूंगी पढ़ के, लाइन खींच के। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रमांक है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है सरहपा, पुष्पदंत, उद्धराम और हेमचंद। तो इसमें पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो सरहपा है ये 8वीं शताब्दी के हैं। जो सरहपा है ये 8वीं शताब्दी के हैं। पुष्यदंत 10वीं शताब्दी के हैं और अधमार्ण 12वीं शताब्दी के हैं और हेमचंद 12वीं से 13वीं शताब्दी के हैं। कालक्रम के अनुसार ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। 92 में बताया गया है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रमांक बताना है। रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। तो इसमें भी ये नंबर ही सही हो जाएगा, क्योंकि रामानुजाचार्य सबसे पहले के हैं। रामानुजाचार्य 1016 ईस्वी के हैं और निम्बकाचार्य 1116 ईस्वी के हैं और जो माधवाचार्य है 1199 ईस्वी के हैं और जो वल्लभाचार्य है 1478 ईस्वी के हैं। इनका जन्म स्थान भी बता देते हैं। रामानुजाचार्य कांजीपुर के हैं और निम्बकाचार्य निम्बापुर के हैं और माधवाचार्य बेलीग्राम के हैं। वल्लभाचार्य चंपारण के हैं, ठीक। और एक बार समय बता देते हैं। रामानुजाचार्य 1016 ईस्वी के हैं, निम्बकाचार्य 1114 ईस्वी के हैं, माधवाचार्य 1199 ईस्वी के हैं और वल्लभाचार्य 1478 ईस्वी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रमांक बताना है। भाव विलास, काव्य निर्णय, रस रहस्य, जगद विनोद। कालक्रम की दृष्टि से बताना है। तो इसमें हो जाएगा बी नंबर सही। रस रहस्य सबसे पहले का है, 1670 का है। रस रहस्य 1670 का है। रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। रस रहस्य किसका है? कुलपति मिश्र 1670। भाव विलास देव का है, 1689 का है। भाव विलास देव का है 1689। काव्य निर्णय भिखारी का है, भिखारीदास 1746 का है। काव्य निर्णय भिखारी 1746। जगद विनोद पद्माकर 1803 का है। जगद विनोद पद्माकर 1803 का है।
तो जगत विनोद 1803, काव्य निर्णय 1746, भाव विलास 1689 और रस रहस्य 1670। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रमांक। प्रकाशन वर्ष के अनुसार एकांत संगिनी, मधुशाला, सत तरंगिनी, मिलन यामिनी। तो इसमें हो जाएगा मधुशाला सबसे पहले, मधुशाला, एकांत संगीति, सत तरंगिनी, मिलन यामिनी। मधुशाला कब की है? मधुशाला 1935 की है। मधुशाला 1935, मधुशाला 1935। एकांत संगिनी 1939, एकांत संगिनी 1939 की है। सत तरंगिनी 1945 की है। सत तरंगिनी 1945 की है। मिलन यामिनी 1950 की है। मिलन यामिनी 1950 की है। 1935 पहला एकांत संगीत, 1939 सत तरंगिणी, 1945 मिलन यामिनी 1950। ठीक। और ये चारों जो रचनाएं हैं ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है सारे। 1935, 1939, 1945, 1950। मधुशाला, एकांत संगीत, सत तरंगिनी, मिलन यामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रमांक। जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का अनुक्रमांक बताना है। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें ए नंबर ही सही हो जाएगा। श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक जी का समय है 1859। श्रीधर पाठक कब के हैं? 1859 के हैं। आगरा से, है ना, जन्म स्थान आगरा। श्रीधर पाठक 1859, 1859। हरिऔध, हरिऔध है 1864 के। हरिऔध 1864, 1859, 1864। जयशंकर, जयशंकर 1889, जयशंकर 1889। सुमित्रा पंत 1900, सुमित्रानंदन पंत 1900। एक बार फिर बता देते हैं। श्रीधर पाठक 1859, आगरा। हरिऔध 1864, आजमगढ़, आजमगढ़, है ना। जयशंकर प्रसाद 1889, वाराणसी। जयशंकर प्रसाद 1889, वाराणसी। सुमित्रानंदन पंत अल्मोड़ा 1900। ठीक। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रमांक। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनामिका, झरना, पल्लव, निहार। इसमें ये 3 नंबर हो जाएगा। झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। झरना 1918 की है। झरना 1918। अनामिका 1923, पल्लव 1928 और निहार 1930। 1918, 1923, 1928, 1930। झरना जयशंकर प्रसाद, अनामिका निराला, अनामिका निराला, पल्लव पंत और निहार है महादेवी वर्मा। निहार किसका है? महादेवी वर्मा जी का। झरना 1918, अनामिका 1923, पल्लव 1928, निहार 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन 1697, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का अनुक्रमांक। सारे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं अनुक्रमांक में लगाना है सही प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो
आशु लहर कामिनी प्रेम पथिक, तो इसमें हो जाएगा प्रेम पथिक आंसू लहर कामिनी। प्रेम पथिक 1913, उसके बाद आशु लहर 1933, कामिनी 1935। आशु का आप गूगल सर्च कर लेना, मुझे याद नहीं है ये वाला। प्रेम पथिक, उसके बाद आशु, फिर लहर, फिर कामिनी। 1913 लहर, 1933 कामिनी, 1935। सारी जयशंकर प्रसाद की रचना, ये भी याद रखना है। 98 नंबर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रमांक। उपन्यासों का सही अनुक्रमांक प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूरजमुखी, अंधेरे के, शेष यात्रा, ये हो जाएगा 3 नंबर। सूरजमुखी, अंधेरे के, शेष यात्रा, ठीकरे की मंगनी, कठकुलाब, यहाँ पे कॉमा होगा, कठकुलाब अलग है, ठीकरे की मंगनी अलग है। यहाँ पे कॉमा है, कठगुलाब अलग है और ठीकरे की मंगनी अलग है। तो जो सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास है, यह कब की है? 1972 की। सूरजमुखी अंधेरे के 1972, शेष यात्रा 1984, ठीकरे के मंगनी 1989 और कठगुलाब 1996। सूरजमुखी अंधेरे के 1972, शेष यात्रा 1984, ठीकने की मंगनी 1989, कठगुलाब 1996। सूरजमुखी अंधेरे के 1972, शेष यात्रा 1984, ठीकने की मंगनी 1989, कठगुलाब 1996। कठगुलाब मृदु गर्ग की है, मृदुला गर्ग। 99 नंबर क्वेश्चन। 99 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रमांक। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का अनुक्रमांक बताना है। सतह से उठता आदमी, इंसान के खंडहर, परिंदे, पीली छतरी वाली लड़की, इसमें हो जाएगा डी नंबर। इंसान के खंडहर 1950 की है, 1950 ईस्वी की है। इंसान के खंडहर मोहन राकेश। इंसान के खंडहर 1950, परिंदे 1960, सतह से उठता आदमी 1971, पीली छतरी वाली लड़की 2001। पीली छतरी वाली लड़की 2001। सतह से उठता आदमी 1971, परिंदे 1960, इंसान के खंडहर 1950। इंसान के खंडहर मोहन राकेश की रचना है। परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है। सतह से उठता आदमी मुक्ति बोध की रचना है। पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की। ठीक, नेक्स्ट 100 नंबर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्या श्रीनिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रमांक बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है विद्या श्रीनिवास जी के रचनाओं का सही अनुक्रमांक। तो तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है, शिरीष की याद आई, रथ यात्रा, तो इसमें पहला नंबर ही सही सीक्वेंस में दिया हुआ है। तमाल के झरोखे 1981 के हैं। तमाल के झरोखे 1981। शेफाली झर रही है, शेफाली झर रही है 1989 का है। शेफाली झर रही है 1989 का है।
शीरीष की याद आई, शीरीष की याद आई 1995 का है। रथ यात्रा 2002 का है। रथ यात्रा 2002, शीरीष की याद आई 1995, शेफाली झड़ रही है 1989, तमाल के झरोखे 1981। सारे किसके निबंध संग्रह है? विद्या श्रीनिवास जी के। तो यहाँ पे हमारे 100 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। अगले वीडियो में इसका जो 50 क्वेश्चन बच रहा है उसको अगले वीडियो में कराएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना और कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर से बताना। बहुत धन्यवाद आप लोगों का।